अयोध्या पहुंचे धामी, कैबिनेट में किए रामलला के दर्शन। बोले वर्षों पुराना सपना हुआ साकार, रामयुग की हुई शुरुआत। सीएम धामी ने अयोध्या में उत्तराखंड भवन के लिए मांगी जमीन। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से रखी मांग। बोले उत्तराखंड का अयोध्या से पुराना नाता। हल्द्वानी में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। मैक्स दुर्घटना आधा मुआवजा मिलने के खिलाफ भड़के ग्रामीण। बोले प्रशासन ने उनके साथ धोखा किया। देहरादून में आरटीए की विक्रम संचालकों संघ बैठक। संचालकों ने जीपीएस लगवाने के मामले में की बात। 15 जुलाई तक का दिया गया समय। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का रुड़की दौरा। दरगाह शाबिर में चादर और फूल चढ़ाए। समर्थकों का अभिनंदन स्वीकार किया। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी से बदला मौसम। गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम सहित ऊंची चोटियों पर बिछी बर्फें। बारिश के कारण पूरे राज्य में ठिठुरन बढ़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ऊर्जा उत्पादन का यह नया इकोसिस्टम परिणाम है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लागू हुई सौर ऊर्जा नीति का। निजी आवास पर ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप संयंत्र लगवाने पर आकर्षक अनुदान की व्यवस्था है। 3 किलोवाट का संयंत्र लगवाने पर 1,95,000 का खर्च आता है, लेकिन केंद्र सरकार से 43,764 रुपए एवं राज्य सरकार से 30,000 रुपए का अनुदान प्राप्त होने से कुल लागत मात्र 1,21,236 रुपए ही रह जाती है। सोलर रूफटॉप संयंत्र से बिजली के बिल में भारी कमी का लाभ दशकों तक मिलता है। सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जाती है। इसके लिए www.solarrooftop.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। रोशन प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। अब रुख करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने रामलला के दरबार में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना कर प्रदेश और देश के लोगों को सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने भगवान श्री राम के जन्म को लेकर उत्तराखंड से जुड़ी अनोखी बात बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हम गौरवान्वित हो रहे हैं कि फिर से राम युग शुरू हो गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। राम नाम रति राम गति, राम नाम विश्वास। सुमिरत शुभ मंगल कुशल, दुह दिश तुलसीदास। कहा जाता है जिसका नाम राम प्रेम में है, राम ही जिसकी एकमात्र गति है और राम नाम में ही जिसका विश्वास है, उसके लिए राम नाम का स्मरण करने से ही दोनों लोग और शुभ मंगल और कुशल है। इसी सोच के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दरबार में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। उन्होंने भगवान का पूजन अर्चन कर प्रदेश और देश के लिए सुख और समृद्धि की प्रार्थना की। देवभूमि के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को अयोध्या पहुंचे। सीएम धामी के साथ उनके मंत्रिमंडल के 5 सहयोगी वरिष्ठ मंत्री सतपाल महाराज, रेखा आर्य, धन सिंह रावत, प्रेमचंद्र अग्रवाल और सुबोध उनियाल मौजूद रहे। साथ ही राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल भी सीएम धामी के साथ दिखाई दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ चार्टर विमान से अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर
कैबिनेट का स्वागत किया गया, जिसे देखकर सीएम धामी गदगद नजर आए। देवभूमि है, वहाँ राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं, और हर राम भक्त सोचता था कि भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो, उनका भव्य दिव्य मंदिर बने, भगवान वहाँ विराजित हो जहाँ उन्होंने जन्म लिया है। तो वो काम पूरा हुआ है। और वैसे भी हमारे यहाँ से माँ सरयू निकलकर यहाँ पहुँचती हैं। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में है, जहाँ पर पितृ यज्ञ भगवान राम जी ने किया था। तो हमारा बहुत गहरा संबंध है और उत्तराखंड के लोग हमेशा यहाँ आएंगे जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ एयरपोर्ट से अयोध्या के हनुमान गढ़ी पहुंचे और जहां उन्होंने दर्शन पूजन के बाद रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और प्रभु राम का आशीर्वाद लिया। रामलला के दर्शन के बाद सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर भव्य मंदिर में विराजित हुए हैं। ये विश्व के प्रत्येक सनातनी की भावनाओं की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस कालखंड में फिर से राम युग का आरंभ हुआ है। हर एक सनातनी भगवान राम की कृपा से उनकी भावना की जीत हुई है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये कालखंड फिर से राम युग यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। मैंने यहाँ पर आकर पहले भी मैं बहुत बार लखनऊ विश्वविद्यालय में जब मैं अध्ययन करता था, छात्र जीवन में था, तो बहुत बार अयोध्या आया। और जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि भगवान रामलला टेंट में है, तो मन में भावुकता उस समय होती थी, लेकिन आज एक अलग प्रकार का है। हम सब गौरवान्वित हैं। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रभु श्री राम का उत्तराखंड से अटूट संबंध है। यहाँ आकर प्रदेश और देश के विकास की कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या में उत्तराखंड सदन का निर्माण किया जाएगा, जिससे उत्तराखंड से अयोध्या आने वाले राम भक्तों को काफी सुविधा मिलेगी। हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार से, माननीय योगी जी से इस पर अनुरोध किया है कि हमको जमीन जल्दी दे देंगे तो हम लोग यहाँ पर जो है एक उत्तराखंड के लोग, चूँकि उत्तराखंड का और अयोध्या धाम का आपस में बहुत गहरा संबंध है और लोग आएंगे तो जल्दी हमको यहाँ पर जमीन मिल जाएगी, तो हमारा भी एक सदन यहाँ पर बन जाएगा, जिससे आने जाने वाले लोगों का और एक परस्पर संबंध बना रहेगा। गौरतलब है कि बीती 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसके बाद से अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे हैं। इससे पहले धामी कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या जाकर रामलला दर्शन करने की तैयारी भी कर चुके थे, लेकिन भारी भीड़ की वजह से कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, फरवरी माह भी समाप्ति की ओर है। समय बीतने के साथ ही भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी के तहत कांग्रेस ने प्रत्याशियों पर भी मंथन शुरू कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस में करीब 40 दावेदारों के नाम सामने आए। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इन मुद्दों के सहारे जीत का स्वाद चख पाएगी? देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम बचा है। यही वजह है कि राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम राजनीतिक दलों ने इस दंगल को जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में भाजपा कांग्रेस के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। समय नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों पर मंथन शुरू कर दिया है। कांग्रेस की दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस में करीब 40 दावेदारों के नाम सामने आए हैं।
वहीं इस बार पार्टी ने उम्मीदवारी जता रहे नेताओं के दावों की पड़ताल करने का फैसला लिया है। इसके लिए पार्टी के इंटरनल सर्वे भी किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश नेतृत्व में सीटवार पिछले आंकड़ों और समीकरणों का विवरण भी मांगा है। अगले सप्ताह होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में टिकटों को लेकर स्थिति काफी हद तक साफ हो जाएगी। वहीं राज्य के क्षेत्रीय दल यूकेडी ने प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में प्रत्याशियों को उतारने का फैसला लिया है। आश्वस्त हैं, अग्निवीर का व्यापक असर है, अंकिता भंडारी का व्यापक असर है, SSSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक का व्यापक असर है। किसानों के साथ जो हुआ बाढ़ में, उनको मुआवजा तक नहीं दिया, उनके नुकसान की भरपाई नहीं हुई, और जिस तरीके से खाद का कट्टा का रेट वही रखा गया, लेकिन 10 किलो खाद उसमें से गायब कर दी गई है, तो आदमी चर्चा कर रहा है, सबको पता है उनके साथ क्या हो रहा है। तो बहुत मुझे उम्मीदें हैं कि लोगों में ये बात आएगी। हालांकि बीजेपी मंदिर का मुद्दा, इसका मुद्दा घुमा रही है, लेकिन मंदिर ईश्वर सब जगह है, और राम आज मोदी लेके नहीं आए, राम इस धरती में तब से हैं जब से धरती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कहाँ दौड़ रही है, कहाँ पीछे रह रही है और कहाँ फेल हो चुकी है, ये जनता के सामने उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड है। और कुर्सी के पीछे चाहे हरीश रावत हो, हरक सिंह रावत हो, करण माहरा हो, ये सभी लोगों का सिर्फ एक दिखावा है और यहाँ पे कुर्सी के पीछे ही भागना इनका कार्य है, जनता के बीच में रहना इनका कोई कार्य नहीं है। तो अभी ये वैसे भी कांग्रेस संगठन का मैटर है और मुझे लगता है कि इस पर वही लोग ज़्यादा अच्छे से बात कह सकते हैं। देखिए, हमने ये राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव के लिए, हमारे लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीटों पर 5 प्रत्याशी लड़ेंगे। हमारा निकाय चुनाव भी फोकस है, निकाय चुनाव को लेकर भी हमने प्राथमिकता दी है। हमने अपने प्रत्याशियों को तैयार कर दिया है और जल्द ही इसकी घोषणा भी, हमारे जैसे चुनाव की घोषणा होगी उससे कुछ दिन पहले हम घोषणा कर देंगे कि हमारे ये प्रत्याशी मैदान में रहेंगे। और हम अपने स्थानीय मुद्दों को, जैसे भू कानून हुआ, मूल निवास 1950 हुआ, अस्थायी गैरसैंण राजधानी हुई, यानी एक समृद्ध राज्य की मांग जो यूकेडी ने की थी, आंदोलनकारियों के साथ मिल करके आंदोलन किया था, वो श्रेष्ठ पे रह के, तो वो नेतृत्व हम करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में भाजपा कांग्रेस सामने सामने है। मौजूदा समय में राज्य की सभी लोकसभा सीटों में भाजपा का कब्जा है। भाजपा को पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे और राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही राज्य की विधानसभा में यूसीसी पारित होने से भाजपा की स्थिति काफी मजबूत है। इसके साथ ही चुनाव में पहले भाजपा की नई दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। कार्यकर्ताओं को अगले 100 दिन विशेष रूप से सक्रिय रहकर काम करने के निर्देश दिए। 100 दिन की इस अवधि में नए मतदाताओं के साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क बढ़ाने व समाज के हर वर्ग को भाजपा से जोड़ने के लिए कार्य, इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि इस बार जनता भाजपा की बातों में नहीं आएगी। देखिए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये संयोग बना कि राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेशों से, हमारे यहाँ से भी चीफ मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग गए हुए हैं। तो एक तो पिछले 5 साल का कार्यकाल जो मोदी जी की सरकार का निकला है और समग्रता में देखें तो 10 साल का कार्यकाल। इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को किस बखूबी तक अंजाम में पहुंचाया है। तो ये डिस्कशन, चर्चा के रूप में उस अधिवेशन में आना है और लीडरशिप जो है वो बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ता को और गांव के स्तर तक आम जनता को अपनी 10 साल की जो ऐतिहासिक उपलब्धियां रही हैं उनके बारे में पहुंचाना और राष्ट्रीय अधिवेशन में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि और सुदृढ़ हुई है और निखरी है, इन सभी विषयों पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से सेंटर का जो अधिवेशन चल रहा है, राष्ट्रीय अधिवेशन, हम नीचे तक ले जाएंगे। तो फोकस उसी पर रहेगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि जनता प्रधानमंत्री के बहकावे में आएगी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो वादे करके वो चुनाव जीते थे 2014 का और 19 का, वो वादे उन्होंने पूरे नहीं करे। आज बच्चों के पास रोजगार नहीं है, महिलाएं इस देश में सुरक्षित नहीं हैं, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बदहाल हो चुका है और सरकार मुद्दों पर तो बात ही नहीं कर रही है। सरकार धर्म, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा
आप बता दीजिए मुझे कि वो हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए किन मुद्दों पे बात कर रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि बार बार प्रधानमंत्री इस चीज़ में सफल हो पाएंगे कि वो लोगों को बहकाएं और लोगों को वोट करेंगे। कुल मिलाकर चुनाव के लिए समय बेहद कम है। यही वजह है कि राज्य में राजनीतिक कार्यक्रम तेजी से हो गए हैं। चुनावी तैयारियों के लिहाज से बीजेपी अपने विरोधी दलों से काफी आगे है। सरकार से लेकर संगठन तक चुनाव की तैयारियों को धार देने में लगे हुए हैं। भाजपा का दावा है कि राम मंदिर, यूसीसी और विकास की दर में 400 से ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा हैट्रिक मारेगी, जबकि कांग्रेस का दावा है कि बेरोजगारी, महंगाई समेत विभिन्न जन समस्याओं से परेशान जनता भाजपा को सबक सिखाने वाली है। अब देखना होगा कि 24 का दंगल किसको जीत का स्वाद चखाता है और किसको हार का सामना कराता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक तरफ हल्द्वानी हिंसा की आग की लपटें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो दूसरी ओर सीबीआई या स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच की मांग को लेकर साथ साथ ट्विटर पर #अरेस्ट वंदना सिंह ट्वीट किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देवों की नगरी कहा जाने वाला हमारा उत्तराखंड सबसे शांत और कौमी एकता का गुलदस्ता माना जाता था, लेकिन इन दिनों उत्तराखंड की फिजाएं जहरीली होती हुई दिखाई दे रही हैं। हल्द्वानी हिंसा की तस्वीरों ने उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया था। नैनीताल में हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान हुए उपद्रवी और आगजनी ने न जाने कितनों के घरों के चिराग को बुझा दिया। हल्द्वानी में हिंसा की आग की तस्वीरों को देखकर हर कोई परेशान था, चिंता में डूबा था और सोचने को मजबूर था कि आखिर उत्तराखंड की शांति को किसकी नजर लग गई है। एक और पुलिस लगातार हल्द्वानी में हिंसा में शामिल दंगाइयों पर कार्रवाई करने में लगी है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित बुल्लन ने हल्द्वानी हिंसा की सीबीआई मांग की, ताकि दंगों में अधिकारियों की भूमिका का पता चल सके और दंगों में जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सके। और क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष सुमित बुल्लर, आप भी सुनिए जरा। देखिए, हल्द्वानी नहीं, कांग्रेस हमेशा से पूरे देश में, कांग्रेस का तो नारा है जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। हम तो बचपन से स्कूलों में सुनते आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो हम तो जोड़ने वाली, मोहब्बत की दुकान खोलने वाली विचारधारा के लोग हैं और हमेशा दंगों के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। और जो दंगा हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आगजनी करने वालों के ऊपर, दंगा खिलाने वालों के ऊपर कठोर से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। उस कार्रवाई का हम समर्थन करते हैं। लेकिन आज दंगा हुए 7-8 दिन हो गए हैं, उसके बाद बहुत सारी बातें प्रशासनिक महकमों से भी निकल करके आई हैं। पुलिस के ऑफिशियल जो प्रवक्ता हैं उनके बयान हैं कि उनकी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी उसको दरकिनार किया डीएम साहब ने। तो अगर कहीं ना कहीं पर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को दरकिनार किया गया, वो क्यों किया गया, वो किसके दबाव में किया गया, आखिर प्रशासन शासन क्यों चाहता था दंगा हो, अगर दंगा होने से किस राजनीतिक दल का कितना लाभ होने वाला था, ये बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं चाहता हूं और हमारी मांग है, हम लगातार इस मांग को और तेजी से आने वाले समय में करेंगे कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिन्होंने दंगा किया उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ हल्द्वानी मामले पर जहां सीबीआई मांग की जा रही है, तो दूसरी ओर पूर्व ट्विटर वर्तमान एक्स पर #अरेस्ट वंदना सिंह ट्वीट किया जा रहा है। लोगों द्वारा नैनीताल डीएम वंदना सिंह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। एक्स यूजर आजम खान ने वंदना सिंह की फोटो शेयर करते हुए लिखते हैं कि इसको गिरफ्तार किया जाए, जिससे #हल्द्वानी दंगों का सच सामने आ सके। अंसार इमरान एसार लिखते हैं, हमने सभी मुस्लिम उलेमा को फोन मिलाया पर किसी के फोन नहीं मिले और यह कहकर डीएम महोदया उठकर चली गयी। मतलब 80 लोग जो मुस्लिम उलेमा हैं, उनमें से किसी का भी फोन नहीं लगा। अगर हल्द्वानी हिंसा में स्वतंत्र जांच हो जाए तो सबसे पहले डीएम और निगम कमिश्नर जेल जाएंगे। साहिल रिजवी लिखते हैं कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी, 14 तारीख को मदरसे की सुनवाई होनी थी, लेकिन डीएम महोदया 8 तारीख को ही बुलडोजर लेकर पहुंच जाती हैं। एमएम मेवत के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट लिखा गया, मतलब 80 लोग जो मुस्लिम उलेमा हैं, उनमें से किसी का भी फोन नहीं लगा। अगर हल्द्वानी हिंसा में स्वतंत्र जांच हो जाए तो सबसे पहले डीएम और निगम कमिश्नर जेल जाएंगे।
आयशा राजपूत लिखती हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरह की संधि मानसिकता वाली औरत डीएम कैसे बन गई। यूपीएससी बोर्ड के मेंबर्स से मेरी विनती है, कृपा करके इस तरह की मानसिकता वाली मेंबर्स को आईएएस या पीसीएस न बनने दें, वरना सारे अधिकारियों से विश्वास उठ जाएगा। शीबा खान लिखती हैं, यह डीएम वन्ना सिंह की चूक नहीं बल्कि साजिश है। जब मामला कोर्ट में था तो मस्जिद व मदरसा क्यों विध्वंस किया गया? डीएम वन्ना सिंह को बर्खास्त करके इन पर 6 लोगों की हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। #अरेस्ट वंदना सिंह। एक तरफ जहां कांग्रेसियों द्वारा हल्द्वानी हिंसा की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, तो दूसरी ओर एक्स पर #अरेस्ट वन्ना सिंह ट्रेंड करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या हल्द्वानी मामले में सीबीआई जांच होती है और कब तक #अरेस्ट वर्मा सिंह एक्स ट्वीट किया जाता है। हल्द्वानी से के न्यूज इंडिया के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे देखिए के न्यूज का खास प्रोग्राम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान के साथ।